बिजवाल यादव। आज मैं आप लोगों को एंटीकोगुलेंट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो एंटीकोगुलेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है इन हेमेटोलॉजिकल टेस्ट एज वेल एज कोगुलेशन टेस्ट एंड एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री में हम ग्लूकोज के स्टेबिलिटी के लिए भी एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं। तो एंटीकोगुलेंट क्या है? एंटीकोगुलेंट इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, एंटी मीन्स ऑपोजिट और अगेंस्ट, प्लस कोगुलेंट, कोगुलेंट मीन्स क्लॉट। Anticoagulant are chemical substance. Anticoagulant are prevent the blood from the clotting by the inactivation of blood clotting factor. Anticoagulant are present in the powder form or liquid form. Anticoagulant के टू वर्ड्स मिलूंगा। एंटी मीन्स अगेंस्ट और ऑपोजिट, प्लस कोआगुलेंट। कोआगुलेंट मीन्स क्लॉट। एंटी कोआगुलेंट जिसे मैं शॉर्ट में एसी लिख रहा हूं, एसी। एंटी कोआगुलेंट आर केमिकल सब्सटेंस। एंटीकोगुलेंट आर केमिकल सब्सटेंस। Anticoagulant are prevent the blood from the clotting by the inactivation of blood clotting factor, anticoagulant शॉर्ट में एसी लिख रहा हूँ। एंटीकोगुलेंट आर प्रेजेंट इन द पाउडर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। तो एंटीकोगुलेंट क्या है? एंटीकोगुलेंट इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, एंटी प्लस कोआगुलेंट। तो एंटी मीन्स क्या? अगेंस्ट और अपोजिट, जो कि विपरीत वर्क करे किसके? कोआगुलेंट के। मीन्स ब्लड, एंटीकोगुलेंट ऐसा सब्सटेंस है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा। तो एंटीकोगुलेंट एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोक रहा है। कैसे? बाय द इनएक्टिवेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। हमारे बॉडी में क्या होते हैं? 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी एंटीकोगुलेंट क्या करता है? इन 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में से 1 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे वो एंटीकोगुलेंट जिससे वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फर्दर क्लॉटिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, जिससे ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं बनता है। तो एंटीकोगुलेंट आर प्रेजेंट इन द पाउडर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। एंटीकोगुलेंट क्या है? पाउडर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एंटीकोगुलेंट कैसे वर्क करते हैं समझाने के लिए। तो एंटीकोगुलेंट जैसे ही मान लीजिए टिश्यू में या कहीं भी ब्लड वेसल्स में इंजरी होती है, तो इंजरी होने के बाद क्या होती है? वहाँ से जो टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू से एंड जो प्लेटलेट सेल्स है, ब्लड में जो प्रेजेंट प्लेटलेट है, उनसे क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होता है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या करता है? मैं लिख के बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? ये कोई टिश्यू है जिसमें इंजरी हुई है, इंजर्ड टिश्यू है। तो यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। देन ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद यहाँ से क्या होगी? सबसे पहले यहाँ पे जो ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट, जिसमें स्टार्ट में PLT लिख रहा हूँ, एंड जो इंजर्ड टिश्यू है, यहाँ से क्या होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होगा। तो यहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो क्या हुआ? इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट से, ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट से क्या हुआ? थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज हुआ। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है? कैल्शियम आयन जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक क्लॉटिंग फैक्टर है, कैल्शियम आयन की हेल्प से
किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन में। तो ये कैल्शियम आयन की हेल्प से, कैल्शियम आयन की हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोथ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। यानी प्रोथ्रोम्बिन फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में। एंड जो थ्रोम्बिन फर्दर फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिनोजन, जन फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन फाइनली हमारा ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, क्लॉट। तो क्या कुछ नहीं है, जब भी किसी भी टिश्यू में या ब्लड वेसल्स में इंजरी होती है तो इंजर्ड टिश्यू से क्या होता है, एंड ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होता है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम आयन की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये फाइब्रिनोजन फेब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। देन फाइनली ब्लड का क्लॉट बन जाता है। तो ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे एंटीकोगुलेंट वर्क करता है। तो जो एंटीकोगुलेंट है, जैसे मान लीजिए मैंने EDTA यूज किया हूँ, मान लीजिए मुझे कोई हेमेटोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना है, तो जब मैं EDTA यूज किया हूँ तो यहाँ मान लीजिए टिश्यू सेल्स में जैसे ही हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, तो कलेक्ट करने के बाद क्या होगा, ब्लड में प्लेटलेट प्रेजेंट होंगी, सेल से होगी। तो जो प्लेटलेट हैं वो क्या करेंगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करेंगी। तो ब्लड में क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम आयन। अब यदि मान लीजिए मैंने EDTA बाइल का यूज किया है जिसमें एथाइलिन, जिसे हम कहते हैं एथाइलिन डायमैन टेट्राएसिटिक एसिड एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है, तो क्या करेगा वो, EDTA प्रेजेंट है बाइल में, प्लस जो ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करके क्या बन जाएगा, EDTA कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन प्लस EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, कॉम्प्लेक्स। तो क्या होगा, जो ब्लड में फ्री कैल्शियम आयन प्रेजेंट थे, उन्होंने क्या, उसने फ्री कैल्शियम आयन को किसने बाइंड कर दिया, EDTA, जो कि एक चेलेटिंग एजेंट है। तो EDTA ने बाइंड कर लिया। अब क्या है, जो इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट से जो थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज हुआ था, उसको प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए कैल्शियम आयन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमने जो EDTA एंटीकोगुलेंट का यूज किया था, उसने क्या किया, जो फ्री कैल्शियम आयन प्रेजेंट थे ब्लड में, उसके साथ बाइंड करके कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया। अब कैल्शियम क्या है, फर्दर ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ये एंटीकोगुलेंट के केस में होगा कि यहाँ पे कैल्शियम आयन अवेलेबल नहीं होगा। तो अब अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा, देन प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा, देन थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। यदि फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, देन फाइब्रिन ही नहीं बनेगा तो कहाँ से ब्लड का क्लॉट होगा। तो इस प्रकार ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा इन केस ऑफ एंटीकोगुलेंट, जब आप एंटीकोगुलेंट का यूज करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मैंने समझाने के लिए बताया हूँ, ये एक्चुअल में ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस सही से नहीं है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया कैसे एंटीकोगुलेंट वर्क करता है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कैसे वर्क कर रहा है। तो देन ये एंटीकोगुलेंट जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है एक चैन रिएक्शन है, यानी कि यदि यहाँ से अभी क्या हुआ, कैल्शियम आयन प्रेजेंट था, तो ये चैन में चलती जा रही है आगे फर्दर, थ्रोम्बोप्लास्टिन से प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजन, देन फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन, देन फाइब्रिन से फर्दर ब्लड का फाइनली क्लॉट बन रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम आयन रिमूव हो गया, ये चैन में चल रहा था अभी। अब यहाँ से EDTA ने कैल्शियम आयन के साथ बाइंड कर लिया, तो क्या होगा, कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पे कैल्शियम आयन अवेलेबल नहीं, मीन्स जो ब्लड एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो अब यहाँ पे एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव हो गया। अब ये क्या है, चैन रिएक्शन है। तो चैन रिएक्शन तभी परफॉर्म तभी आगे कंटिन्यू होगी जब तक कि यहाँ पे इसका जो कैल्शियम आयन प्रेजेंट था वो अवेलेबल। बट यहाँ पे तो हमारा EDTA एंटीकोगुलेंट क्या कर लिया, कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करके EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया। तो अब ये यहाँ पे हमारे पास जगह एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंस हो गया, तो ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, जिससे ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है वो क्या है, कैस्केड इफेक्ट का एग्जाम्पल है। कैस्केड इफेक्ट का मतलब क्या दोस्तों, जो कि चैन रिएक्शन मीन्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, मीन्स आगे फर्दर कंटिन्यू चलती रहती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि एंटीकोगुलेंट कैसे वर्क करता है। देन नेक्स्ट है हमारा
कैरेक्टर ऑफ एन आइडियल एंटीकोगुलेंट। एक आइडियल एंटीकोगुलेंट में क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए आइडियल एंटीकोगुलेंट में? आइडियल एंटीकोगुलेंट कीप द ब्लड इन फ्लूइड कंडीशन। ब्लड को क्या करें? फ्लूइड की कंडीशन में रखें, ब्लड को क्लॉट होने से रोके। देन सेकेंड है, मैं लिख के बता दूँ आप लोगों को पहले, कैरेक्टर ऑफ एन आइडियल एंटीकोगुलेंट को मैं शॉर्ट में एसी लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? कीप द ब्लड इन फ्लूइड कंडीशन। ब्लड को फ्लूइड की कंडीशन में मेंटेन करके रखे, ब्लड को क्लॉट ना होने दे। कीप द ब्लड इन फ्लूइड कंडीशन। देन सेकेंड है हमारा एंटीकोगुलेंट आर सॉल्युबल इन ब्लड। जो हम एंटीकोगुलेंट यूज कर रहे हैं वो ब्लड में सॉल्युबल होने चाहिए, वो सॉल्युबल होगा तभी तो ब्लड को क्लॉट होने से रोक पाएगा। सेकेंड है हमारा एंटीकोगुलेंट, जिसे मैं शॉर्ट में एसी लिख रहा हूँ। एंटीकोगुलेंट आर सॉल्युबल इन ब्लड, सॉल्युबल इन ब्लड। देन थर्ड कैरेक्टर है हमारा आइडियल एंटीकोगुलेंट का, एंटीकोगुलेंट नॉट इंटरफेयर द स्टैंडिंग रिएक्शन। एंड जिस भी सब्सटेंस का हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, लाइक मान लीजिए ग्लूकोज का एस्टिमेशन कर रहा है, इस यदि हमने ब्लड को फ्लोराइड वायल में कलेक्ट किया है तो जो सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट है वो क्या कर, वो सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट क्या, जो ग्लूकोज प्रेजेंट है पेशेंट के ब्लड में उसके लेवल को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, ना तो उसके जो उसमें जितने अमाउंट में प्रेजेंट है उससे ना तो कम ना ही ज़्यादा, जितने कंसनट्रेशन प्रेजेंट है उतनी कंसनट्रेशन में से प्रेजेंट रहने देना चाहिए, उसके लेवल को लो और हाई नहीं करना चाहिए। सेकेंड है हमारा एंटीकोगुलेंट नॉट इंटरफेयर इन द स्टैनिंग रिएक्शन। एंटीकोगुलेंट क्या, जो हम स्टैनिंग परफॉर्म करेंगे, लाइक मान लीजिए हेमेटोलॉजी में रूटीनली लीसमैन स्टैनिंग और राइट स्टैन, जिम्स स्टैन, फील्ड स्टैन, ये परफॉर्म होती रहती हैं। तो इन स्टैनिंग के रिएक्शन में इसे एंटीकोगुलेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पर जो भी सब्सटेंस का हम एस्टिमेशन कर रहे हैं उसके एस्टिमेशन में भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। देन फोर्थ आइडियल कैरेक्टर है आइडियल एंटीकोगुलेंट का। फोर्थ कैरेक्टर क्या है? एंटीकोगुलेंट मेंटेन द मार्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। फोर्थ है एंटीकोगुलेंट मेंटेन द मार्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। एंटीकोगुलेंट क्या करना चाहिए? लाइक सेल्स की मार्फोलॉजी यानी कि उसके शेप को एंड उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए। यदि मान लीजिए हमें किसी भी पेशेंट का पीएस कमेंट करना है या मान लीजिए पेरिफेरल स्मेल एग्जामिनेशन करना है, यदि कोई ऐसा एंटीकोगुलेंट ले लिया हमने जो कि सेल्स की मार्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर को वेल प्रिजर्व करके नहीं रख पा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट की रिपोर्ट है वो रॉन्ग रिपोर्ट मिले, रॉन्ग इन्वेस्टिगेट मतलब रॉन्ग रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि जो एंटीकोगुलेंट था, यदि मान लीजिए रेड ब्लड सेल्स का नॉर्मल शेप होता है, राउंड शेप होती है ऐसे बाइकॉन्केव डिस्क लाइक। अब यदि मान लीजिए कोई भी एंटीकोगुलेंट को हमने एक्सेस में ऐड कर दिया है, जैसे या मान लीजिए कोई एंटीकोगुलेंट जो एक सही से वर्क नहीं कर पा रहा है, या कोई वैसा एंटीकोगुलेंट ले लिया क्योंकि अब यदि मान लीजिए नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है, ये राउंड शेप की बाइकॉन्केव डिस्क लाइक, अब यदि ये ऐसे श्रिंक हो जाए या मान लीजिए ऐसे इसमें प्रोजेक्शन डेवलप हो जाए, तो ये एक इससे क्या होगी, जो हमारी रिपोर्टिंग है वो रॉन्ग रिपोर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स का शेप ऐसा था, पेशेंट का रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल थी, बट वो एंटीकोगुलेंट के इफेक्ट के कारण क्या हो गया, उसका शेप या मार्फोलॉजी जो है स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जिससे हम गलत रिपोर्टिंग कर देंगे पेशेंट को। यदि मान लीजिए ऐसे रेगुलर प्रोजेक्शन डेवलप हो जाएंगे आरबीसी में, तो उसे हम क्रिएटेड रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो ऐसा आइडियल एंटीकोगुलेंट क्या होना चाहिए, सेल्स की मार्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो ये हमारे पास 4 मेजर कैरेक्टर थे आइडियल एंटीकोगुलेंट के। देन हमारा फर्दर है पर्पस ऑफ एंटीकोगुलेंट।
पर्पस ऑफ एंटीकोवलेंट। तो एंटीकोवलेंट का पर्पस क्या है यूज करने का? फर्स्ट पर्पस है हमारा स्टडी ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूट ऑफ ब्लड कंपोनेंट। जो ब्लड में वेरियस कंस्टिट्यूट, लाइक मान लीजिए हमें रेड ब्लड सेल्स काउंट करना है, प्लेटलेट काउंट करना है, या वाइट ब्लड सेल काउंट करना है, या इधर मान लीजिए डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, रेडिकुलोसाइट काउंट, जो भी हमें ब्लड के कंपोनेंट हैं उनकी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टडी करने के लिए हम एंटीकोवलेंट का यूज़ करते हैं, यानी कि प्रिजर्व करने के लिए। फर्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूट ऑफ ब्लड कंपोनेंट एंड सेकेंड पर्पस है हमारा क्या? कोआगुलेशन स्टडी। कोआगुलेशन स्टडी के लिए जैसे कि PTNR, जैसे का पूरा फुल फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, एंड APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इन दो टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? कोआगुलेशन स्टडी, इसमें PT, INR एंड APTT। एंड थर्ड पर्पस है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट इन ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में हम जब पेशेंट की बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है? एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज द CPDA, या तो CPDA विद SAG या ACD, एसिड सिस्ट्रेट डेक्सट्रोज। तो वो एंटीकोगुलेंट क्या करता है? ब्लड को प्रिजर्व करके रखता है। देन हम क्या करते हैं उसको, या तो उधर उसके जो कंपोनेंट है, जैसे मान लीजिए FFP, इसका पूरा फुल फॉर्म फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, RCC रेड सेल कंसंट्रेट। तो ये ब्लड के कंपोनेंट को प्रिजर्व करके रखता है। जब डोनर को रिक्वायरमेंट हो, और जब पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है FFP की या तो RCC की या PRP की, तो उसे हम ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। थर्ड है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक। नेक्स्ट अब है हमारा टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट को हम टू टाइप्स डिवाइड करते हैं, नेचुरल एंटीकोगुलेंट एंड आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट, फर्स्ट है हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ AC। तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट क्या है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट आर प्रेजेंट entire of our body by the birth or by itself। एग्जाम्पल हेपेरिन, मीन्स हेपेरिन क्या है? इकलौता ओनली वन एंड वन नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो हेपेरिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इन पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज मैन एग्जाम। क्या नेचुरल एंटीकोगुलेंट आर प्रेजेंट entire of our body by birth or by the itself, example heparin। नेचुरल एंटीकोगुलेंट वो एंटीकोगुलेंट है जो हमारी बॉडी में नेचुरली फॉर्म्ड होंगे, हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होंगे। तो हेपेरिन ओनली वन एंड वन नेचुरल एंटीकोगुलेंट। देन सेकेंड है हमारा आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। आर्टिफिशियल
एंटी कोगुलेंट, नाम से स्पष्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स जो हमने प्रिपेयर किया है। तो आर्टिफिशियल एंटी कोगुलेंट इज मेड बाय ह्यूमन। एग्जाम्पल एथाइलिन डायमाइन टेट्राएस्टिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में एडीटीए कहते हैं, सोडियम साइट्रेट, फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, और हमारा ये सीपीडीए, एसीडी, सिट्रेट फास्फेट डेक्स्ट्रो, जिसका फुल फॉर्म है सीपीडीए का। तो आर्टिफिशियल एंटी कोगुलेंट इज मेड बाय ह्यूमन। एग्जाम्पल एडीटीए, सीपीडी, एसीडी एंड सोडियम साइट्रेट, जिसमें Na, सोडियम को सिंबल है, सोडियम साइट्रेट, डबल ऑक्सलेट। ये आर्टिफिशियल एंटी कोगुलेंट हमने प्रिपेयर किए हैं ह्यूमन के द्वारा। एग्जाम्पल है एडीटीए, जिसका फुल फॉर्म है एथाइलिन डायमाइन टेट्राएस्टिक एसिड, एंड सीपीडीए, सिट्रेट फास्फेट डेक्स्ट्रोज एडेनिन, एसीडीए, एसिड सिट्रेट डेक्स्ट्रोज, एंड सोडियम साइट्रेट एंड डबल ऑक्सलेट। देन फर्दर हमने एंटी कोगुलेंट के बाइंडिंग बिहेवियर के बेस पे एंटी कोगुलेंट को दो टाइप में डिवाइड किया, एक तो कैल्शियम चेलेटर एंड एक नॉन कैल्शियम चेलेटर। कैल्शियम चेलेटर क्या है? जो कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करके ब्लड क्लॉटिंग कैल्शियम आयन को इनएक्टिवेट कर देंगे। और जो नॉन कैल्शियम चेलेटर क्या है? जो कैल्शियम आयन के अलावा अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को के साथ अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को इनएक्टिवेट कर देंगे, जिससे ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। क्या है? बाइंडिंग बिहेवियर के बेस पे हमने बाइंडिंग बिहेवियर के बेस पे टू टाइप में डिवाइड किया। एक तो कैल्शियम, जिसमें शॉर्ट में Ca+ लिख रहा हूँ, कैल्शियम चिलेटर, एंड सेकेंड है हमारा नॉन कैल्शियम चिलेटर। नॉन कैल्शियम चिलेटर, तो कैल्शियम चिलेटर में क्या है? जो कैल्शियम के साथ बाइंड करेंगे। एग्जाम्पल एडीटीए, जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया था, एडीटीए, सोडियम साइट्रेट, डबल ऑक्सलेट, एंड जो नॉन कैल्शियम चिलेटर है, एग्जाम्पल है हेपेरिन एंड वारफेरिन। हेपेरिन एंड वारफेरिन। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट है। देन हमारा है फर्दर, अब मैं आप लोगों को नेचुरल एंटीकोगुलेंट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट हमारा ओनली वन एंड वन नेचुरल एंटीकोगुलेंट क्या है? हेपेरिन। तो फर्स्ट है हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट में हेपेरिन। तो हेपेरिन क्या है? हेपेरिन is mainly secreted by basophil and mast cell. Some amount of heparin is secreted by the liver. Heparin mainly mast cell and basophil and some amount of heparin is produced by liver. हेपेरिन क्या होता है? बेसिकली मास्ट सेल एंड बेसोफिल, क्योंकि बेसोफिल क्या है? वाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप है बेसोफिल, एंड कुछ मात्रा में कौन लीवर प्रोड्यूस करता है? किसकी? हेपेरिन की। तो हेपेरिन का एक्शन क्या है? एक्शन ऑफ हेपेरिन, एक्शन ऑफ हेपेरिन
एक्शन ऑफ हेपेरिन। तो हेपेरिन का मेन एक्शन क्या होता है, एंटी थ्रोम्बिन होता है। मीन्स ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता। हेपेरिन क्या करता है, मोस्टली थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड फैक्टर नंबर 9, 10, 11, 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पर वर्क करके थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता है, जिससे थ्रोम्बिन थ्रेड नहीं बन पाते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। एंड जो थ्रोम्बिन है, जो हेपेरिन है, हमारी बॉडी में जो क्लॉट प्रेजेंट होते हैं उनको ऑटोलाइसिस करता है। हेपेरिन, एक्शन ऑफ हेपेरिन क्या होता है, एंटी थ्रोम्बिन एंटी मीन्स ऑपोजिट और थ्रोम्बिन मीन्स थ्रोम्बिन के अगेंस्ट वर्क करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। एंटी थ्रोम्बिन वर्क करेगा, एंटी थ्रोम्बिन के अगेंस्ट वर्क करेगा। यानी कि देन जो हेपेरिन का हम मोस्ट कॉमनली क्या करते हैं, हेपेरिन के यूजेस की बात करते हैं। जो हेपेरिन का यूजेस है, हम मोस्ट कॉमनली बायोलॉजिकल टेस्ट में जो टीबी गोल्ड, ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी टेस्ट एज वेल एज हम ब्लड गैस एनालिसिस के लिए भी हेपेरिन का यूज करते हैं। बायोलॉजिकल टेस्ट यूज्ड इन हेपेरिन किस के लिए करें हम, टीबी गोल्ड, ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी टेस्ट एंड ब्लड गैस एनालिसिस एंड तो इन चीज़ों के लिए क्या करते हैं, हेपेरिन का यूज करते हैं। तो हेपेरिन की वायल का कलर कोड क्या होता है, ग्रीन टॉप कलर कोड होता है। वायल क्या होती है हेपेरिन की, वायल ग्रीन टॉप होती है, ग्रीन टॉप कलर वायल होती है। देन जो हेपेरिन है, हेपेरिन इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू अनदर एंटीकोगुलेंट, इसलिए कम यूज होता है थोड़ा हेपेरिन, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है अनदर एंटीकोगुलेंट के लिए। एंड जो हेपेरिन का एडवांटेज है वो भी कम है एज कंपेयर टू ईडीटीए। जो यदि मान लीजिए हमें सेलुलर मार्फोलॉजी का एग्जामिनेशन करना है तो हेपेरिन से ज़्यादा बेटर सेलुलर मार्फोलॉजी हमें ईडीटीए प्रोवाइड करता है। तो हेपेरिन का एक डिसएडवांटेज ये है कि हेपेरिन एक्सपेंसिव है एंड हेपेरिन से बेटर मार्फोलॉजी कल एग्जामिनेशन करने में हमें ईडीटीए से बेटर मार्फोलॉजी ऑब्जर्व होती है। देन टाइप्स ऑफ हेपेरिन, हम दो टाइप्स के हेपेरिन यूज करते हैं, एक तो सोडियम हेपेरिन एंड पोटेशियम हेपेरिन। टाइप्स ऑफ हेपेरिन के टाइप्स क्या हैं, फर्स्ट है हमारा सोडियम हेपेरिन एंड सेकंड है पोटेशियम हेपेरिन। जिसमें Na स्टैंड फॉर सोडियम एंड पोटेशियम को मैं के से डिनोट कर रहा हूँ, सिंबल है ये पोटेशियम का, पोटेशियम हेपेरिन। मोस्ट कॉमनली पोटेशियम हेपेरिन यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। डिसएडवांटेज क्या है हमारे हेपेरिन का, हेपेरिन इज एक्सपेंसिव, हेपेरिन इज एक्सपेंसिव एंड सेकेंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि सेलुलर मार्फोलॉजी बेटर नहीं देता है। एंड जो हेपेरिन है ब्लड को 24 आवर तक क्या करता है, ब्लड को प्रिजर्व करके रखता है। एंड हेपेरिन का यूज हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में भी करते हैं। तो ये है हमारी हेपेरिन वायल जिसका ग्रीन टॉप है, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है सोडियम हेपेरिन।
देन नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। तो आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट में हम फर्स्ट ऑफ ऑल ADTA के बारे में यूज़ करेंगे, जो कि मोस्ट कॉमनली रूटीन हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट में आर्टिफिशियल, सेकेंड नंबर चल रहा है हम आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट में शॉर्ट में AC लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट है हमारा ADTA, जिसका पूरा फुल फॉर्म है इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड। तो जिसे हम शॉर्ट में ADTA कहते हैं। तो ADTA क्या है? ADTA यूज फॉर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर रूटीन हेमेटोलॉजिकल टेस्ट, मोस्ट कॉमनली used for routine hematological test, routine hematological test, logical test। ADTA का यूज हम मोस्ट कॉमनली रूटीन हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के लिए यूज करते हैं। देन इसका प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन तो ADTA का यूज हम 1:2 में लेते हैं। मीन्स हम क्या करेंगे, 1 वॉल्यूम ADTA एंड 2 वॉल्यूम पेशेंट ब्लड सैंपल। यदि मान लीजिए हमने 200 माइलीलीटर क्या किया, ADTA लिया एंटीकोगुलेंट, एंड 400 माइलीलीटर हमने पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 × 1 एंड 2 × 2 4, तो 1:2, 1 वॉल्यूम ADTA एंटीकोगुलेंट एंड 2 वॉल्यूम सैंपल लेंगे, पेशेंट सैंपल। देन आप लोगों को समझ में आएगा कि हम क्या करेंगे। यदि मान लीजिए हमने 200 माइलीलीटर ADTA एंटीकोगुलेंट लिया है, तो उसमें हम 400 माइलीलीटर पेशेंट का ब्लड सैंपल ऐड करेंगे, तभी तो हमारा 1:2 का रेशियो बन पाएगा। देन हमारा है एक्शन ऑफ ADTA। ADTA एक्शन कैसे करता है? एक्शन ऑफ ADTA एंटीकोगुलेंट। तो ADTA का एक्शन क्या है? ADTA मेनली जो ब्लड में फ्री कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं उनके साथ बाइंड करके क्या करता है, ब्लड के क्लॉटिंग के प्रोसेस को रोक देता है, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो ADTA क्या करता है, ADTA प्लस कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करके क्या कर दिया, कैल्शियम प्लस ADTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया। तो जब हम पेशेंट को ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, देन कलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास ADTA वायल जो कि पर्पल और लेवेंडर कलर टॉप है, इसमें जब हम पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे, ये हमारे पास मार्क है, इसमें इतने मार्क तक हमें ऐड करना है पेशेंट ब्लड सैंपल को। देन ऐड करने के बाद उसको क्या करेंगे, हम 5 to 10 टाइम्स ब्लड को मिक्स करेंगे बाय इन्वर्टिंग। इस प्रकार से स्लोली करना है। देन इन्वर्ट कर मिक्स हो जाएगा, देन ब्लड हमारा क्या होगा, इसमें क्या ADTA एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है, जो क्या करेगा, ब्लड में प्रेजेंट जो कैल्शियम आयन प्रेजेंट हैं ब्लड में, उनके साथ ADTA क्या करेगा, कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करके कैल्शियम प्लस ADTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, जिससे कैल्शियम आयन अवेलेबल नहीं होगा किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में आगे पार्टिसिपेट करने के लिए, जिससे आगे ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस क्या होगी, कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। क्या है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, क्या है, चेन रिएक्शन है। यदि एक भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ से यदि अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो पूरी ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस रुक जाएगी। तो ये एक्शन ऑफ हेपेरिन है हमारा, एक्शन ऑफ ADTA है। तो ADTA बाइंड्स टू द
कैल्शियम आयन, ईडीटी क्या कर रहे हैं, कैल्शियम आयन के साथ बाइंड कर रहा है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस रुक जा रही है। देन कलर कोड क्या है, जो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है कि पर्पल और लेवेंडर कलर टॉप बाइल यूज करते हैं हम ईडीटी एंटीकोलन के लिए। वाइल का कलर कोड क्या है, पर्पल और लेवेंडर कलर टॉप। देन ये हमारा क्या हो गया, बाइल के बारे में हो गया। देन किस किस टेस्ट के लिए हम ईडीटी एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। बायोलॉजिकल यूज ऑफ ईडीटी, ईडीटी का यूज क्या है, यूजेस, ईडीटी का यूज हम प्रोटीन हेमेटोलॉजिकल टेस्ट जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे हम शॉर्ट में सीबीसी कहते हैं। यदि हमें मान लीजिए मलेरिया पैरासाइट को ऑब्जर्व करना है रेड माइक्रोस्कोप में, तो माइक्रोफाइलेरिया जो कि अदर पैरासाइट है। यदि हमें सेल्स काउंट करना, मान लीजिए रेड ब्लड सेल्स काउंट करना है, प्लेटलेट काउंट करना है, या वाइट ब्लड सेल काउंट करना है, या डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करना है, तो इसके केस में हम क्या करते हैं, ईडीटी एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं। और एज वेल एज यदि मान लीजिए हमें HbA1c, जो कि मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट टेस्ट है पेशेंट के शुगर लेवल को चेक करने के लिए, ईडीटी जो HbA1c का सैंपल है उसको भी हम किस में कलेक्ट करते हैं, ईडीटी एंटीकोगुलेंट में कलेक्ट करते हैं। तो यूजेस क्या है, सेल काउंट लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, इसमें रेड ब्लड सेल काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट, प्लेटलेट काउंट चले जाएंगे। सेल काउंट पैरासाइट के ऑब्जर्वेशन के लिए, जब पैरासाइट में मलेरिया पैरासाइट माइक्रोफिलेरिया सभी जाएंगे पैरासाइटिक ऑब्जर्वेशन के एग्जामिनेशन के लिए। और HbA1c टेस्ट, तो इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, ईडीटी एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं। देन टाइप्स ऑफ ईडीटी की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ईडीटी। तो 2 टाइप्स ऑफ ईडीटी आर यूज, डाई सोडियम ईडीटी एंड डाई एंड ट्राई पोटेशियम ईडीटी। टाइप्स ऑफ सोडियम ईडीटी, तो हमारे पास है डाई सोडियम ईडीटी एंड सेकेंड टाइप है हमारे इसी में ट्राई और ट्राई एंड डाई पोटेशियम ईडीटी। तो ये हमारा ईडीटी के बारे में। ईडीटी क्या है, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है जो मोस्ट कॉमनली रूटीन हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। देन ईडीटी क्या है, ईडीटी का प्रोपोर्शन कितना यूज करते, कितने प्रोपोर्शन में यूज करते हैं हम, 1:2। यदि मान लीजिए हमने 200 माइक्रोलीटर क्या किया है, ईडीटी एंटीकोगुलेंट लिया है, तो उसमें हम 400 माइक्रोलीटर पेशेंट का ब्लड ऐड करेंगे। 400 माइक्रोलीटर पेशेंट ब्लड ऐड करेंगे। देन हम इसे डिवाइड करेंगे यदि 2 से, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो 1:2 निकल कर आएगा। तो यानी कि 1 वॉल्यूम ईडीटी एंटीकोगुलेंट लेंगे एंड 2 वॉल्यूम पेशेंट ब्लड सैंपल लेंगे, यानी कि ब्लड सैंपल को डबल ऐड कर देंगे एंटीकोगुलेंट के। देन एक्शन ऑफ ईडीटी, ईडीटी का एक्शन क्या है, ईडीटी बाइंड्स टू द कैल्शियम आयन, जो फ्री कैल्शियम आयन ब्लड में प्रेजेंट है उनके साथ क्या कर रहा है, ईडीटी बाइंड कर रहा है। ईडीटी क्या है, चेलेटिंग एजेंट है। तो ईडीटी कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करके क्या कर रहा है, कैल्शियम ईडीटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, जिससे कैल्शियम फर्दर आगे ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रही, जिससे ब्लड का क्लॉट नहीं हो पा रहा है। देन बाइल क्या है, किस कलर की बाइल यूज करते हैं, पर्पल और लेवेंडर कलर टॉप बाइल हम यूज करते हैं ईडीटी के लिए। यूजेस क्या है, सेल्स काउंट, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल काउंट, पैरासाइटिक ऑब्जर्वेशन जैसे मलेरिया पैरासाइट, माइक्रोफिलेरिया। एंड टाइप्स के क्या टाइप्स की यूज करते हैं हम, डाई सोडियम ईडीटी एंड ट्राई एंड डाई पोटेशियम ईडीटी का हम यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा थर्ड आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, दैट इज सोडियम साइट्रेट। तो सोडियम साइट्रेट का हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एक तो हम जो इसमें होता है ट्राई सोडियम साइट्रेट, जो कि कोआगुलेशन स्टडी के लिए यूज करते हैं, लाइक मान लीजिए PTNR एंड APTT टेस्ट के लिए। इसका जो कलर कोड होता है ब्लू स्काई टॉप बॉयल होती है, इसमें आप लोगों को जो दिख रहा होगा
जे ट्राइसोडियम सिट्रेट लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो लिख लेते हैं थर्ड एंटीकोगुलेंट ट्राई सोडियम को मैं Na से नोट कर रहा हूँ, Na साइट्रेट, ट्राई सोडियम सोडियम साइट्रेट लिख रहा हूँ मैं पहले भी 3। तो ट्राई सोडियम जो सोडियम साइट्रेट है हम 2 टाइप से यूज करते हैं। एक तो ट्राई सोडियम साइट्रेट एंड डाई सोडियम साइट्रेट। डाई मीन्स 2, डाई सोडियम साइट्रेट। तो जो ट्राई सोडियम सिट्रेट के बारे में बात करेंगे, ट्राई सोडियम सिट्रेट क्या है, इसका यूज हम ट्राई सोडियम सिट्रेट का यूज, जो कि ये जो ब्लू स्काई टॉप है इसमें ट्राई सोडियम सिट्रेट भरा हुआ है, इसका यूज हम कोagulation टेस्ट के लिए यूज करेंगे। यूजेस क्या है, यूजेस कोagulation टेस्ट एग्जाम्पल क्या क्या है, PT, INR एंड APTT। तो PT, INR एंड APTT के लिए यूज करते हैं। एंड इसका कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ, जिसमें CON से C से डॉट लगा दिए कंसंट्रेशन। तो सोडियम साइट्रेट का यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है, 3.2 ग्राम पर लीटर, 3.2 ग्राम पर लीटर इसका कंसंट्रेशन है ट्राइसोडियम सिट्रेट का। तो इसका प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन कितनी क्वांटिटी में लेते हैं हम, 1:9 कोagulation टेस्ट के लिए 1:9 मीन्स 1 वॉल्यूम ट्राइसोडियम सिट्रेट एंड 9 वॉल्यूम हम लेंगे पेशेंट सैंपल। यदि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने कितना 200 माइक्रोलीटर क्या किया ट्राइसोडियम साइट्रेट लिया, तो उसमें 1.8 ml मीन्स 1800 माइक्रोलीटर पेशेंट ब्लड सैंपल लेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो कितना आ गया 1:9। तो ये आप समझ पाएंगे 1 वॉल्यूम पेशेंट जो हमारा ट्राइसोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट है एंड 9 वॉल्यूम हम पेशेंट सैंपल को ऐड करेंगे। तो आप लोगों को ट्राइसोडियम सिट्रेट के बारे में समझ आएगा। देन मैं आपको डाइसोडियम सिट्रेट के बारे में बताता हूँ। डाइसोडियम सिट्रेट इसका पहले इसके कलर कोड के बारे में बता दूँ। कलर बॉयल, किस कलर में होगी, बॉयल स्काई ब्लू टॉप, ये आप लोगों को दिख रहा है स्काई ब्लू टॉप। तो डाइसोडियम सिट्रेट के केस में क्या करते हैं हम, इसका यूज हम एस्टिमेशन ऑफ ESR बाय पेस्टल ग्रेन मेथड, एस्टिमेशन ऑफ ESR का फुल फॉर्म क्या है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जब मैं आप लोगों को ESR का सेपरेट लेक्चर बना दूंगा आप लोगों के लिए, ESR एस्टिमेशन ऑफ ESR बाय पेस्टल ग्रेन मेथड, पेस्टल ग्रेन मेथड से ESR को एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइसोडियम सिट्रेट का यूज करते हैं। इसका कलर कोड क्या है, इसका कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी 3.8 ग्राम पर लीटर एंड इसका कंसंट्रेशन हो गई। तो और प्रोपोर्शन कितना यूज करते हैं हम, प्रोपोर्शन तो इसे लेते हैं हम कितना 1:4 मीन्स यदि मान लीजिए हमने मान लीजिए हमारा यदि मान लीजिए हमने डाइसोडियम साइट्रेट को कितना लिया है, एग्जाम्पल के लिए 400 माइक्रोलीटर मान लीजिए हमने क्या किया, एंटीकोगुलेंट ले लिया क्या डाइसोडियम साइट्रेट, और उसमें हमने 1600 माइक्रोलीटर क्या कर दिए, पेशेंट सैंपल ऐड कर दिए। तो
4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो कितना आ गया 1/4, 1/4। तो यदि मान लीजिए हमने 400 माइक्रोलीटर क्या लिया, डाई सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट लिया एंड 1600 माइक्रोलीटर मीन्स 1.6 ml पेशेंट का सैंपल लिया, तो क्या होगा 1/4 रेशियो निकल कर आएगा। देन इसका कलर कोड क्या है, कलर ये हो गया प्रोपोर्शन 1/4। देन हमारा इसका वायल का कलर कोड, वायल कलर कोड क्या है, ब्लैक कलर टॉप, ब्लैक टॉप, ब्लैक कलर टॉप वायल। देन इसमें कितना ml ब्लड होगा, इसमें 1.8 ml ब्लड, कितना है 1800 माइलीलीटर ब्लड है, तो 1000 माइलीलीटर को हम 1 ml कहते हैं, मीन्स 1 ml में 1000 माइलीलीटर होते हैं, तो 1.8 ml ब्लड किसमें होगा, जो डाइसोडियम सिट्रेट वायल है, वो सॉरी जो ट्राइसोडियम सिट्रेट वायल है उसमें हमें 1.8 ml ब्लड ऐड करना पेशेंट का, एंड जो डाइसोडियम सिट्रेट वाले जो कि ब्लैक कलर टॉप की है उसमें हमें 1.6 ml पेशेंट सैंपल ऐड करना, 1.6 ml। देन ये आप लोगों को इसमें बहुत डाउट रहता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट एंड डाइसोडियम सिट्रेट। जो ट्राइसोडियम सिट्रेट, ट्राई मीन्स सोडियम की यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है, सोडियम 3 एंड डाई मीन्स 2, Na2, डाई मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3। तो यूजेस क्या है ट्राइसोडियम सिट्रेट के, कोगुलेशन टेस्ट, जैसे कि हमारा कोगुलेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, PTINR एंड APTT टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो इन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम ट्राइसोडियम सिट्रेट का यूज कर रहे हैं, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 3.2 ग्राम पर लीटर, एंड जो इसका प्रोपोर्शन है 1/9। यदि मान लीजिए हमने जो ट्राइसोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट है 200 माइलीलीटर लिया है, तो उसमें हम पेशेंट का सैंपल कितना ऐड करेंगे 1.8 ml मीन्स 1800 माइलीलीटर पेशेंट सैंपल ऐड करेंगे, तो यदि हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 1/9 रेशियो प्रोपोर्शन निकल कर आएगा। तो इसकी जो वायल है स्काई ब्लू टॉप कलर की होगी, एंड जो इन केस ऑफ डाइसोडियम साइट्रेट का यूज हम एस्टिमेशन ऑफ ESR के एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं बाय वेस्टरग्रेन मेथड, एंड जो इसका कंसंट्रेशन कितनी है 3.8 ग्राम पर लीटर, एंड इसका प्रोपोर्शन कितना है 1/4। यदि मान लीजिए हमने पेशेंट का सैंपल 400 माइलीलीटर लिया है, तो यदि हमने डाइसोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट 400 माइलीलीटर लिया है, तो उसमें हम 1600 माइलीलीटर का लेंगे पेशेंट सैंपल ऐड करेंगे, मीन्स 1.6 ml पेशेंट का ब्लड सैंपल ऐड करेंगे, एंड इसकी बायल कलर कोड क्या है ब्लैक कलर टॉप। तो इसके बाद बात लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सोडियम साइट्रेट की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सोडियम साइट्रेट क्या करता है, बेसिकली जो कैल्शियम आयन है वो बेसिकली ब्लड में क्या होते हैं आयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बट जो सोडियम साइट्रेट है वो क्या कर देता है कैल्शियम आयन को नॉन आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो कैल्शियम आयन है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्या कर देता है फर्दर क्लॉटिंग के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू नहीं करवा पाता है, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो क्या करता है ये कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को क्या कर रहा है आयोनाइज फॉर्म से नॉन आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, नॉन आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। यदि मान लीजिए आपके 2 हाथ हैं तो आप बराबर वर्क करोगे, अब यदि आपके हाथ ही काट दिए जाए तो आप कैसे वर्क करोगे, तो ऐसे ही सेम भाई कैल्शियम आयन क्या था ओनली आयोनाइज फॉर्म में वर्क कर रहा था, बट जब वो जो सोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट हमने ऐड किया तो उसने क्या कर दिया कैल्शियम आयन को नॉन आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कैल्शियम आयन फर्दर जो क्लॉटिंग की प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो जिससे ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। देन लास्ट आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है हमारा डबल ऑक्सलेट बेसिकली 2 एंटीकोगुलेंट्स मिलकर बना होता है, एक तो 3 पार्ट ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट एंड 2 पार्ट ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट। जो 3 पार्ट ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट है रेड ब्लड सेल्स के श्रिंकेज को मेंटेन करते हैं, एंड जो 2 पार्ट ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट है वो रेड ब्लड सेल्स के स्वेलिंग को मेंटेन करता है।
क्या है, लास्ट एंटीकोवलेंट है हमारा डबल ऑक्सलेट। डबल ऑक्सलेट के किससे मिलकर बना है, 3 पार्ट ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट, जो कि क्या करेंगे, रेड 3 पार्ट ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट क्या करेगा, रेड ब्लड सेल्स के श्रिंकेज को मेंटेन करेगा। मीन्स जैसे नॉर्मल रेड ब्लड सेल जैसे बाइकॉन्केव डिस्क लाइक होती है, तो जो श्रिंकेज मीन्स जैसे ही रेड ब्लड सेल्स के इरेगुलर प्रोजेक्शन बन जाएंगे तो इनके श्रिंकेज को मेंटेन, सिकुड़ने से रोकेगा रेड ब्लड सेल्स को। ऐसे मान लीजिए, ऐसे सिकुड़ने नहीं देगा रेड ब्लड सेल्स को, ऐसे मान लीजिए ऐसे सिकुड़ने नहीं देगा रेड ब्लड सेल्स को। कौन, 3 पार्ट ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट maintain the shrinkage of red blood cells, in short में RBC लिख रहा हूँ, RBC है। एंड नेक्स्ट होता है 2 पार्ट ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट, 2 पार्ट ऑफ पोटेशियम को कैसे नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, पोटेशियम ऑक्सलेट जो कि क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स की स्वेलिंग को मेंटेन करता है, मेंटेन द स्वेलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो हमारे पास 3 पार्ट ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट है जो कि रेड ब्लड सेल्स की श्रिंकेज को मेंटेन कर रहा है, एंड 2 पार्ट ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट है जो कि रेड ब्लड सेल्स की स्वेलिंग को मेंटेन कर रहा है। देन इसका प्रोपोर्शन क्या है, डबल ऑक्सलेट का प्रोपोर्शन है 1:2। अब आप समझ लीजिए 1:2 कितना होता है। एंड जो इसका यूज हम अब रेयर होता है, बहुत पहले होता था, बट आज के डेट में हम इसका यूज ज़्यादा यूजेस क्या है, CBC, ESR एंड इस टेस्ट के लिए हम करते हैं डबल ऑक्सलेट का यूज करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, डबल ऑक्सलेट फॉर्म द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम आयन। डबल ऑक्सलेट क्या कर देता है, कैल्शियम आयन को प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है, जिससे कैल्शियम आयन जो होता है या कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फर्दर क्लॉटिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। डबल ऑक्सलेट form the precipitate of कैल्शियम आयन। तो क्या कर रहा है, कैल्शियम आयन का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। देन एक और ट्यूब के बारे में बताना है मेरे को, यह है हमारी प्लेन बॉयल, और जिसे हम कहते हैं रेड कलर टॉप बॉयल है, विदाउट एंटीकोगुलेट बॉयल है, इसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं है। तो रेड कलर टॉप बॉयल के किस चीज़ के लिए करते हैं हम, रेड टॉप बॉयल का यूज हम करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट, लाइक मान लीजिए BDRL, HI, BH, BCG, जो भी सीरोलॉजिकल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं लैब में। एंड बायोकेमिस्ट्री लाइक LFT, RFT जैसे हम, और मान लीजिए हार्मोनल टेस्ट जैसे कि थायराइड फंक्शन टेस्ट, इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, रेड टॉप बॉयल का यूज करते हैं। सीरोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज हार्मोनल टेस्ट हैं। तो 10 to 15 मिनट इज रिक्वायर फॉर कंप्लीट ब्लड क्लॉट बिफोर द सेंट्रीफ्यूजेशन ऑफ ब्लड सैंपल। जब हम रेड कलर टॉप बॉयल में ब्लड सैंपल को ऐड करते हैं, देन ऐड करने के बाद क्या होती है, नेचुरली जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होती है, एक कंप्लीट ब्लड को क्लॉट होने में, क्या होता है, समथिंग फिर भी 10 to 15 मिनट रिक्वायर होता है। तो आफ्टर 10 to 15 मिनट के बाद हम ब्लड को सेपरेट करेंगे, तो हमें वेल सेपरेटेड सीरम ऑब्टेन होगा बाय सेंट्रीफ्यूजेशन के थ्रू।
तो ये तो आपको रेड कलर टॉप। देन होती है लास्ट हमारी येलो कलर टॉप बॉयल, येलो टॉप बॉयल, येलो टॉप। तो येलो टॉप बॉयल क्या होती है? येलो टॉप बॉयल कंटेन सिलिका पार्टिकल एंड सीरम सेपरेटर। इसमें होते हैं सिलिका पार्टिकल एंड सीरम सेपरेटर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या कर देते हैं, सीरम को सेपरेट करते हैं। सिलिका पार्टिकल एंड सीरम सेपरेटर। येलो कलर बॉयल का यूज कहाँ क्या करते हैं हम? सीरम इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट के लिए करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में हमारा सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये टेस्ट आते हैं। तो आई होप आप लोगों को एंटीकोगुलेंट की डेफिनेशन, टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट एंड उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में समझ में आया होगा। यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। यदि एंटीकोगुलेंट से रिलेटेड आपको या इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।